नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम बात करते हैं कोरोना के बारे में, उससे आपको कैसे अपना बचाव करना है, कैसे आप खुद को सुरक्षित रखें, इस बारे में आपको जरूरी जानकारी दिलाते हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। आज भी इस शो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि ओमिक्रॉन को लेकर इतनी चिंता आखिर क्यों है। फिलहाल अगर देखें तो देश के 23 राज्यों में कोरोना के मामले जो हैं वो इस नए वेरिएंट के मिल चुके हैं। 1700 मामले ओमिक्रॉन के अब फिलहाल देश में हैं, जिसमें से 639 मामले जो मरीज हैं वो ठीक हो गए हैं। सबसे ज्यादा मामले यहां पर महाराष्ट्र और दिल्ली से आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 510 तो दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के मामले जो है वो आ चुके हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, आप एमडी हैं एलएनजेपी अस्पताल के। डॉक्टर सुरेश, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर एम वली हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं गंगाराम अस्पताल के। आप दोनों एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से इस नए वेरिएंट को लेकर चिंता जो है वो बढ़ रही है। हमारे दो सहयोगियों ने दिल्ली और मुंबई की दो लैब पर एक तफ्तीश की है, वो आपको दिखाते हैं कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो अगर हम अभी देखें तो इन ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि रोजाना के करीब 1500 के आसपास के केस हैं, जो कि संभावित वास्तविक संख्या है इसकी वो 18,000 के आसपास हो सकती है। और ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए नए वेरिएंट के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है कि किस तरीके का वेरिएंट से आप संक्रमित हैं, और उसमें थोड़ा वक्त फिलहाल लग रहा है। तो शायद आपको थोड़े बाद वक्त में ये स्थिति जो है वो पता चले कि कितने मामले जो है वो ओमिक्रॉन के हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें। और अमेरिका से आप इस बात को तुलना करके देख सकते हैं थोड़ा। यहां पर जो केस आ रहे हैं उसमें 90% ओमिक्रॉन के मरीज हैं, और 10 लाख तक ये आशंका जताई जा रही है कि जो मरीज रोज के हैं वहां पर आ सकते हैं। इससे हमारे यहां क्यों चिंता है? क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है कि अब संक्रमित जो हैं वो लोग, इससे उनको अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत कम पड़ रही है। लेकिन अगर मामले इतने ज्यादा होंगे तो अगर 60% आज के अगर मामलों में हम देखें ओमिक्रॉन के मामले हैं, तो जब पीक पे ये लहर पहुंचेगी तो ऐसा माना जा रहा है कि 4 से 5 गुना तक ज्यादा ये संक्रामक है वेरिएंट, तो 16 से 20 लाख तक रोज के मामले आ सकते हैं। और अगर कम लोगों को भी अस्पताल की जरूरत पड़ी तो ये संख्या जो है वो 60,000 तक जो है रोज की जा सकती है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस पर हम बात करते हैं और इस नए वेरिएंट के खतरे को समझते हैं। डॉक्टर वली, अभी शुरुआत इसको हम कह सकते हैं हमारे देश में इस नए वेरिएंट को लेकर, लेकिन इस शुरुआत की भी रफ्तार देखें तो ये काफी तेज है। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए दिल्ली में ही जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4.5% के आसपास पहुंच चुका है। पूरे देश में 33,000 के आसपास मामले हो गए हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो अगर हम पश्चिमी देशों के हिसाब से अंदाजा लगाना चाहें अपने देश में स्थिति का, तो आप इसको कितना गंभीर मानते हैं और इस तीसरी लहर को लेकर कितनी चिंता लोगों को करनी चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी की बात तो यही है कि हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें, चिंता भी करें, और पश्चिमी देशों के जो डेटा आपने दिखाए हैं उससे हम सबक लें और एहतियात का पहलू अपनाएं। और डॉक्टर साहब ने, सुरेश जी ने अभी क्लियर किया है कि केसेस हमारे यहाँ माइल्ड हैं और ये केसेस बढ़ेंगे जैसे जैसे हमारी जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ेगी। केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। आपने एक अप्रोक्सीमेट जो फिगर दिखाई है, ऐसा हो सकता है सोसाइटी में बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक है, तो वो टेस्ट कराने तो जाएंगे ही नहीं, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उनका जो अगर हम तादाद जोड़ दें तो तादाद बढ़ सकती है। तो इसमें लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं जो देख रहा हूं कि 3 से 5 दिन में ये सब संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं और कोई भी ज्यादा सीवियर इलनेस नहीं है। पेशेंट खुद कॉल करके बता रहे हैं कि हमने टेस्ट कराया है, हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया है और हमें गले में हल्की सी खराश है, हमको क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उनको यही एडवाइस करता हूं कि आप अपने को आइसोलेट करिए, ऐसी जगह आइसोलेट करिए जहां आपके बूढ़े ना हो, बच्चे ना हो घर में, और वहां से अपने को बचा के रखिए। इसमें कोई खास ट्रीटमेंट की अभी जरूरत नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया गया है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब ने बार बार बताया है टीवी पे आके, और इसमें किसी को ऑक्सीजन या आईसीयू या वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। अभी तक हमारा देश लकी है। आपका जो बुनियादी सवाल है कि वेस्टर्न पैटर्न में और हमारे पैटर्न में इतना बड़ा फर्क क्यों है, मुझे लगता है वहां अभी डेल्टा बहुत ज्यादा है और डेल्टा वहां से फेड नहीं कर रहा है।
और ओवर एंड अबव ओमिक्रॉन आ गया है। ये वह एक कारण। दूसरे, हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है लोगों को डेल्टा वेव के संक्रमण के बाद, जो कि बहुत ज्यादा था, वो बहुत मजबूत इम्यूनिटी डेवलप हुई है। उसमें मैं बच्चों को भी शामिल कर रहा हूँ, बच्चों को भी हुई है एक्सपोजर, उनको भी हुई है और बड़ों को भी हुई है। तो ये इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है, एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी कोविड के संक्रमण से, और एक बड़ी तादाद को इम्यूनिटी मिली है वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। तो ये दोनों चीजों को अगर हम मिला लें तो हमारे यहाँ संक्रमण, मुझे आगे आने वाले दिनों में भी उम्मीद है तादाद जरूर बढ़ेगी, लेकिन खतरनाक इस वजह से जी। तो इस वजह से डॉक्टर वली ये माना जा रहा है कि अब शायद गंभीर स्थिति ना पैदा हो, पॉजिटिव आप हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन डॉक्टर सुरेश, अगर इस नए वेरिएंट के हिसाब से हम समझना चाहें तो अभी लोगों को कितना वक्त लग रहा है ठीक होने में? जैसे कि डेल्टा वेरिएंट के वक्त में हमने देखा कि 1 से 2 हफ्ते का टाइम पीरियड जो है वो तय किया गया था कि इतने में आप नेगेटिव हो जाते हैं या फिर आपकी स्थिति सुधरने लग जाती है। तो इस वेरिएंट के पेशेंट्स में आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? कितने वक्त में जो है टेस्ट कराने की उनको जरूरत है या दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत है कि वो नेगेटिव हुए या नहीं? जो भी पेशेंट हमारे पास पॉजिटिव आता है, का 3rd डे, 5th डे और 7th डे हम उनका रिपीट आरटीपीसीआर कराते हैं। और हमने देखा कि ज्यादातर जो मामले हैं वो 7 दिन से पहले ही ठीक हो गए, यानी कि 5 to 7 डेज में उनका नेगेटिव आ गया है आरटीपीसीआर। 10% केसेज हैं जिनका कि 7 दिन के बाद भी पॉजिटिव आया है। 1 या 2 मामले ऐसे हैं जिनका कि 10 दिन के बाद भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, पर मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट 1 वीक में ही रिकवर हो गए हैं। और ज्यादातर पेशेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि ज्यादातर पेशेंट्स, तो हमने 100 पेशेंट डिस्चार्ज किए हैं, उसमें से 90 से अधिक लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं थे। केवल 7 लोगों को सिम्टम्स थे, जिसमें 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में जैसे मैंने बताया कि यूआरआई और लूज मोशन ज्यादा था बच्चों में। अडल्ट्स में खाली उनको बदन में दर्द, लो ग्रेड फीवर और वीकनेस महसूस कर रहे थे। बाकी सारे के सारे जो पैसेंजर हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आए वो ओमिक्रॉन से जो संक्रमित थे वो स्वस्थ थे, सिम्टम्स नहीं थे। खाली उनको हमने आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा, वो 1 वीक में ठीक होकर घर चले गए। तो ये एक राहत की बात है। डेल्टा में तेजी से ये एक राहत की बात है डॉक्टर सुरेश कि 1 हफ्ते में जो है वो ठीक हो जा रहे हैं, जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स आपने देखे जो डेल्टा वेरिएंट से अलग हैं, जिससे ये किसी को थोड़ी आसानी हो पहचान करने में कि आपके अंदर जो है नया वेरिएंट हो सकता है या आपको कोरोना हो सकता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों में सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं। हमने कुछ पेशेंट्स में देखा है कि 7 से 8% पेशेंट्स में लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, यानी कि उनको खाना अच्छा नहीं लग रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट हमने देखने को मिला है कि ये कुछ पेशेंट्स जो हैं वो हो सकता है कि वो इसलिए भी कि वो हॉस्पिटल में हैं और उनको खाना उनके पसंद का नहीं मिल रहा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। पर डेफिनेटली पेशेंट्स में ये सिम्टम हमें देखने को मिला कि दे हैव द नोजिएटिंग फीलिंग एंड दे हैव द लॉस ऑफ एपेटाइट। ये एक ट्रेंड हमने देखने को मिला। जी डॉक्टर वली, क्योंकि बचाव जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए वेरिएंट जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, ये तो अब साफ है बात, ये सब लोग अब एक्सपर्ट्स भी इस चीज को कह रहे हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं है और फैलाव बहुत तेजी से है तो किसी व्यक्ति को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए? कैसे आप बचाव करेंगे खुद का इस नए वेरिएंट से कि आप संक्रमित ना हो जाएं कहीं? वन वर्ड आंसर, मास्क। मास्क बहुत जरूरी है और आगे आने वाले दिनों में ये सबसे फायदेमंद साबित होगा। और दूसरा बचाव ये है, जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो तुरंत जाके डबल वैक्सीनेशन कराएं। और आज बहुत अच्छे दिन से, आज बहुत शुरुआत हुई है अच्छी तरीके से, तो बच्चों का टीका शुरू हो गया है। और उनको मैं किशोर कहूंगा, बच्चे तो वो नहीं है, 15 से 18 साल के किशोर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं वो इंडिया के। और वो भी मास्क लगाएं, और जहां बाहर जा रहे हैं वो सब मास्क लगाएं, घर से निकलते वक्त मास्क लगाएं, और मास्क बहुत पाबंदी से लगाएं। स्नगली टाइट मास्क होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, और मास्क जो है वेल फिटिंग होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है मास्क का इस्तेमाल। और जिन लोगों को टीके नहीं लगे हैं वो जिम्मेदारी के साथ अपना टीकाकरण पूरा कराएं। जिन लोगों को एक भी टीका नहीं लगा है वो बहुत बड़े खतरे में। आपने जो खतरा दिखाया है ये उन लोगों पे बहुत अप्लाई करता है। और जो आपने वेस्टर्न कंट्रीज का भी डाटा दिया है उसमें भी एक बड़े नंबर की तादाद थी जो एंटी वैक्सर्स थे। और जो मैंने बार बार यूएसए से चेक भी किया है, यूके से भी चेक किया है, ज्यादातर वो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है। वो लोग इस वक्त इसके शिकार होंगे।
आगे आने वाले दिनों में भी होंगे। इसलिए वैक्सीन इज द बेस्ट आंसर आपके सवाल का, मास्क इज द बेस्ट आंसर, एंड टू आइसोलेट योरसेल्फ इज द बेस्ट आंसर इफ यू आर हैविंग समथिंग। जी, यानी एहतियात तो बिल्कुल आपको रखना ही है, चाहे आप कैसे भी हालात हों। जितना आप एहतियात रखेंगे उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर वली। आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को आज से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है और इस उम्र वर्ग के बच्चों के लिए फिलहाल एक वैक्सीन कोवैक्सीन का विकल्प है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शनिवार यानी 1 जनवरी से इसके लिए चल रही है और इसके लिए स्कूल आईडी या आधार कार्ड समेत सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है। इसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बच्चे भी जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और ये कितना जरूरी है बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी, ये बात आप समझते हैं, क्योंकि जितने लोगों को वैक्सीन ज्यादा लगेगी उतना ज्यादा खतरा जो है वो कम होगा। डॉक्टर सुरेश और डॉक्टर वली हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुरेश, आपके पास आते हैं। बच्चों के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं और एक जरूरी भी था इस लिहाज से भी, क्योंकि इस एज ग्रुप का जो सेक्शन है वो वैक्सीनेटेड नहीं था। अब कैसी तैयारियां की गई हैं और कैसा उत्साह जो है बच्चों में देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन सेंटर पर? बच्चों में बहुत उत्साह है। पेरेंट्स खुद सामने आके यहाँ पे जो सेंटर है कोवैक्सीन के लिए वहां पे आ रहे हैं और बड़ी सरल प्रक्रिया है। पहले आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, जैसे कि आपने बताया कि आधार कार्ड है। आधार कार्ड यदि नहीं है तो स्कूल के जो आइडेंटिटी कार्ड है उससे भी रजिस्टर करा सकते हैं और बहुत सरल प्रक्रिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी अफवाहें हैं वैक्सीन को लेकर वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्सीन है पूर्णतः सेफ है। सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर इसमें कोई इश्यू नहीं है। वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है और हमने पहले भी देखा कि जो हिंदुस्तान का जो वैक्सीनेशन अभियान है कोविड का, सबसे ज्यादा वैक्सीन यहाँ पे लगी है और हमने देखा है कि जो भी हम देख रहे हैं कि अब जो केसेज आ रहे हैं वो बिल्कुल माइल्ड हैं। वो इसलिए माइल्ड है क्योंकि जो अडल्ट हैं जो जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं उनमें सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस में हमने देखने को मिला है। और क्योंकि ये जो ग्रुप है इसमें कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, तो कॉलेज के भी कुछ इसमें बच्चे हैं और ये सुरक्षित हो पाएंगे और ये बहुत जरूरी है कि उनको वैक्सीन मिले, क्योंकि यदि ये वैक्सीन ले लेते हैं तो कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी ओमिक्रॉन हो या कोई भी नया वेरिएंट हो, वो कोविड से बच सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो 8 से 9 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इस एज ग्रुप की 15 से 18 के बीच की, तो एक बहुत बड़ा जो जनसंख्या है वो कवर होगा और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही स्वागत के योग्य कदम है और सबको आगे आके अपने जो बच्चे हैं, पेरेंट्स को मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वो अपने बच्चों को जरूर वैक्सीनेट कराएं और किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। डॉक्टर वली, लेकिन सवाल कई सारे होते हैं लोगों के जहन में। जब बड़ों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब भी कई तरीके के सवाल लोगों के मन में थे। अब बच्चों के लिए शुरुआत हो रही है, तो क्या सलाह देंगे आप माता पिता को जो वैक्सीनेशन के लिए आज अपने बच्चों को ले जा रहे हैं उनको? माता पिता पहले ही बहुत पॉजिटिव हैं, उत्साहित हैं, जैसे डॉक्टर सुरेश ने बताया, और उन्होंने देखा है कि विदेशों में, तो मैं तो ये कहूँगा कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें 2 साल के, क्यूबा और वेनेजुला, 2 साल के बच्चों के ऊपर वैक्सीनेशन उन्होंने दिया है। तो ये सब खबरें उन पेरेंट्स को पता हैं और हमारे यहाँ भी इसके ट्रायल्स सेफ हो चुके हैं 12 से 18 साल के बच्चों के लिए। मेरी सलाह यही है कि जल्दी से जल्दी इसकी ट्रैकिंग रखें, कब हमें ये फर्स्ट डोज लगी बच्चे को, और जैसे ही 28 डेज के बाद सेकंड डोज ड्यू हो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराएं, रिमाइंडर का इंतजार ना करें। और अगर हल्का बुखार वगैरह है बच्चे को तो उसके लिए वैक्सीनेशन से ना रोकें जब तक कि डॉक्टर ही उनको मना ना करें टीका लगाने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये वैक्सीन सेफ है। हमने जो वैक्सीन बच्चों में ये शुरू की है और फर्स्ट रोल आउट में थोड़ा बड़े बच्चों को रखा है, उसका कारण सेफ्टी ही रहा है। सेफ्टी की वजह से हमने रोल आउट में भी इसको फेस किया है 2 भागों में। अभी हमने 12 साल वालों को नहीं लिया है और इसका दूसरा रीजन ये भी बताया जाता है कि ये बड़े बच्चे हैं, ज्यादा मिक्सअप करते हैं,
घर से बाहर भी ज्यादा जाते हैं और उनको जरूरी भी हो जाता है घर से बाहर जाना, वेरियस रीजंस हैं उसके, तो उसकी वजह से इनका एक्सपोजर रिलेटिवली ज्यादा होता है। तो इसलिए इनकी फिक्र पहले की गई है और ये बात प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जब 25 दिसंबर को कहा था और ये हाईलाइट किया था कि इस उम्र के बच्चों के लिए हम टीकाकरण शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें फिर ये सवाल भी आया था कि बाकी को कब, तो बाकी को भी जल्दी सेकेंड रोल आउट में शुरू हो जाएगा जी। तो ये आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, इसलिए आपके भी अगर बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं तो उनको आप वैक्सीन जो है लगवाइए। अभी तक 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और सुबह तक 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। स्कूल आईडी कार्ड और बाकी आईडी कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। तमाम तरीके के इंतजाम भी किए गए हैं बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर सुरेश और डॉक्टर वली, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता यहां पर आप मत कीजिए क्योंकि तमाम तरीके के इंतजाम भी इसको लेकर किए जा रहे हैं। बस सावधानी आप पूरी तरीके से बरतिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।